अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है और इससे हम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग को बिज़नेस की एप्लीकेशन में कैसे लाना है ये स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग है, जब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन के दो तरह के सवाल आते हैं। एप्लीकेशन के दो तरह के सवालात होते हैं। पहली टाइप जो है वो है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो दूसरी टाइप है आपकी वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है ना। ये दो तरह की टाइप्स आपके पास मौजूद है एप्लीकेशन की, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट की मिनिमाइजेशन। पहले हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, सवाल रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो सिस्टम्स M&N, ईच यानी कि एक, ईच यूनिट ऑफ सिस्टम M requires 3 worker hours for process A, ठीक है ना, and 2 worker hours for process B। मैं इस इंफॉर्मेशन को साथ साथ समराइज़ करता रहूँ वो बेहतर होगा, रादर देन कि मैं पूरा सवाल पढ़ूँ और फिर दोबारा से सवाल पढ़ूँ। तो हम चीज़ों को समराइज़ करते हैं। कैसे समराइज़ करेंगे चीज़ों को? देखें भाई, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं ना, एक का नाम M था, एक का नाम N था। सुना तो होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल में। अच्छा, ईच यूनिट ऑफ सिस्टम M रिक्वायर्स 3 वर्कर आवर्स फॉर प्रोसेस A। प्रोसेस A एक प्रोसेस है और इसमें M के एक यूनिट को 3 घंटे लगते हैं। फिर प्रोसेस B एक प्रोसेस है और इसमें M के एक यूनिट को 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखता है? While each unit of system N requires 4 worker hours for process A and 6 worker hours for process B। यानी कि ये जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कि N है, N का चक्कर ये है कि जो N है ना उसको 4 घंटे प्रोसेस A में लगते हैं और 6 घंटे प्रोसेस B में लगते हैं। ये पहले पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन मैंने समराइज़ कर दी, अब उसको रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अवेलेबल स्किल्ड लेबर आवर्स अलाउज फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 480 वर्कर आवर्स पर वीक फॉर प्रोसेस ए। अच्छा, टोटल। अब देखो, ये पहली लिमिटेशन आ गई, पहला लिमिटिंग फैक्टर आ गया। पहला लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि जो प्रोसेस ए है उसमें ऐसा नहीं है कि जितने घंटे काम करवाना हो करवाते जाओ, बल्कि उधर जो मज़दूर हैं वो मैक्सिमम 480 घंटे काम करते हैं एंड 540 वर्कर आवर्स पर वीक फॉर प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा 540 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं। तो दो लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, और जो हमारा प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है उन दोनों में लिमिटेशंस हैं 480 एंड 540 आवर्स की रिस्पेक्टिवली। फिर सवाल बोलता है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टीरियो सिस्टम मे बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम M और N के कितने यूनिट्स बनाएं? इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट ऑफ M एंड M इज़ 2000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। अगर जो प्रॉफिट आता है M के एक यूनिट से वो 2000 है और N के एक यूनिट से वो 5000 है। ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। ठीक है ना। हमें ये बताना है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा। अब ये जो पूरा सवाल मैंने 3 लाइनों में समराइज़ कर दिया, ये पूरा सवाल बस यही है। ठीक है ना। आप इसको देखो, ये पूरा सवाल है। प्रोसेस ए एक प्रोसेस है, M के एक यूनिट को 3 घंटे लगते हैं, उसमें N के एक यूनिट को 4 घंटे लगते हैं, टोटल 480 घंटे अवेलेबल है। प्रोसेस बी एक प्रोसेस है,
एम के एक यूनिट को 2 घंटे लगते हैं, एन के एक यूनिट को 6 घंटे लगते हैं, टोटल 540 घंटे हैं। हम क्या करें आखिर, एम बनाएं या एन बनाएं? एम का एक यूनिट 2000 का प्रॉफिट देता है, एन का एक यूनिट 5000 का प्रॉफिट देता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा यूनिट पहले बनाना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के सवालों में। सबसे पहला काम जो है ना वो ये है, नंबर 1 आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे। नंबर 1 पहला काम है, आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे। ये पहला काम होगा आपका, नंबर 1 क्या आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है? प्रॉफिट वाले केस में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2000x प्लस 5000y। अच्छा, मैं m को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और n को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2000x प्लस 5000y मुझे ये बता रहा है कि जितने भी मैं m बनाऊँगा उसको अगर मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस जितने भी मैं n बनाऊँगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई करूँ तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ m टू बी प्रोड्यूस्ड। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ n टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जितने यूनिट्स बनेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम होगा कि आप जो है ना वो बनाओगे अपनी इनइक्वालिटीज़ या कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अच्छा, 2 कंस्ट्रेंट्स आपने बिजनेस फंक्शंस में जिनका ख्याल रखना है वो ये है कि एक कंस्ट्रेंट या एक इनइक्वालिटी आपकी होगी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि एक्स किस चीज़ को बता रहा है, एक्स एम के यूनिट्स है ना। इसका मतलब ये है कि जो एम की प्रोडक्शन होगी, जो एम के आप यूनिट्स बनाओगे वो नेगेटिव में नहीं मैन्युफैक्चर हो सकते, और ये एक फैक्ट है। यानी कि अगर आपकी कंपनी में एम और एन 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं तो या तो आप एम नहीं बनाओ यानी कि 0 यूनिट्स, या 1 यूनिट बनाओ या 2 बनाओ या 3 बनाओ या 4 बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। यानी कि जो भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ एम होंगे जो कि एक्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 ये बताता है कि एक्स जो होगा वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा। जो प्रोडक्शन होगी वो 0 यूनिट्स या 0 यूनिट से ज़्यादा होगी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। लाइकवाइज y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, जो n के यूनिट्स होंगे वो भी अगेन नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं हो सकते। अब सर इन दोनों को हम कहते क्या हैं? इन दोनों को हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स या इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारे जितने लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे ना, हर लिमिटिंग फैक्टर की एक इनइक्वालिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल एक लिमिटिंग फैक्टर ये था हमारा कि प्रोसेस ए में ज़्यादा से ज़्यादा 480 घंटे काम हो सकता है। तो अगर प्रोसेस ए में ज़्यादा से ज़्यादा 480 घंटे काम हो सकता है तो हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी टोटल आवर्स इन प्रोसेस ए इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 480। ठीक बात है ना। जितने भी घंटे प्रोसेस ए में काम होगा वो 480 या उससे कम होगा। सर कम कैसे हो सकता है? भाई मज़दूरों को मैं नहीं करवा रहा काम, लेकिन ज़्यादा नहीं करवा सकता, एक मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा देखिए, मैं ताहा पुपाटिया आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका इंस्ट्रक्टर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, मैं व्हाट्सएप पर मौजूद हूँ। आप काइंडली मुझसे जो बात पूछनी हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम टोटल आवर्स इन प्रोसेस बी पर। इसके लिए हम लिखेंगे लेस देन और इज इक्वल्स टू 540, बिकॉज प्रोसेस बी में जितने भी घंटे काम होगा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 540 आवर्स काम होगा। अब ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, बिकॉज मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो शायद ये विजिबल ना हो। मैं पहले प्रोसेस ए पर काम करता हूँ। देखो प्रोसेस ए में क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी सर, या तो एम बनेगा या तो एन बनेगा। प्रोसेस ए में एम का अगर 1 यूनिट बनता है तो 3 घंटे लेता है, और एन का 1 यूनिट बनता है तो 4 घंटे लेता है। तो जितने भी यूनिट्स में एम के बनाऊँ मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस जितने यूनिट्स में एन के बनाऊँ मल्टीप्लाइड बाई 4, इससे क्या आएगा? इससे आएगा टोटल आवर्स वर्कड इन प्रोसेस ए। मुझे एक्स वाई की वैल्यू नहीं मालूम, वही तो मुझे मालूम करनी है, लेकिन जितने भी यूनिट्स एम के बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 3, जितने यूनिट्स एन के बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 4। इससे जो टोटल आंसर आएगा दैट आंसर कैन नॉट एक्सीड 480, क्योंकि जितने भी घंटे होंगे, जितना भी टाइम लगेगा, जितने भी घंटे काम होगा, वो काम 480 घंटे या उससे कम होगा। सो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 480। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह से प्रोसेस बी में क्या बनता है सर? एम बनता है। जितने भी यूनिट्स एम का बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे क्या आएगा? एम पे लगने वाले जितने भी घंटे वो, प्लस जितने भी यूनिट्स एन के बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 6, इससे क्या आएगा? एन पे लगने वाला टोटल टाइम। और ये टोटल टाइम कितना हो सकता है? ये 540 या उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमने अपने कंस्ट्रेंट्स भी बना लिए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप हमारा होगा कि हम अपना फीजिबल रीजन आइडेंटिफाई करेंगे। फीजिबल रीजन, ठीक है। अब फीजिबल रीजन कैसे बनाया जाए? देखो, पहले आपकी पहली इनइक्वलिटी जो है ना वो है 3x प्लस 4y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 480। आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, यानी कि आप इसको लिख दो 3x प्लस 4y इज़ इक्वल्स टू 480। और फिर आप क्या करो, अगर x 0 हो तो y कितना होगा? 3 इंटू 0 0, 4y इज इक्वल्स टू 480, y इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 4। 480 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 120, बिल्कुल। अच्छा, अगर y 0 हो तो x कितना होगा? कैसे आएगा सर? y की जगह 0 पुट इन करो, 4 इंटू 0 इज 0, 3x इज इक्वल टू 480, 480 डिवाइडेड बाई 3 इज 160। तो ये जो 3x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 480 है, ये 0,120 से और 160,0 से इसका ग्राफ पास होगा। मैं साथ साथ दूसरी इनइक्वलिटी की भी वर्किंग कर दूं, फिर मैं ग्राफ साथ में बना लूँगा। दूसरी इनइक्वलिटी है 2x प्लस 6y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 540। इसी तरह से तुम क्या करो, अगर x 0 होगा तो 6, इसको पहले तो यूँ लिख दो, 2x प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू 540। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 90। और अगर y 0 होगा तो x कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 270। ठीक है भाई। और दो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स भी थे जो हैं x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं सर इससे क्या होगा। अच्छा, अब जनाब मैं अपना ग्राफ पेपर बनाता हूँ। x और y एक्सिस बना दिए हमने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। और x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? देखो, y एक्सिस पर x 0 होता है, विच मीन्स कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो मैंने लाइन शेड करी है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 के होने का मतलब ये है कि मेरा फीजिबल रीजन इसके राइट साइड पर होगा। और ये जो y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 है,
जो y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर y 0 होता है, यानी कि मेरा फीजेबल रीजन इस लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, फिर हम ये वाली लाइन बनाते हैं 3x + 4y लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 480 वाली। तो ये 0,120 से गुजरेगी और 160,0 से गुजरेगी। 0,120 लेट से ये 120 है, 0,120 यानी कि यहाँ से गुजरेगी, और 160,0 लेट से ये 160 है तो यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, और लेस देन का साइन है, तो अभी हमने क्या सीखा है, लेस देन का साइन होगा तो फीजेबल रीजन लाइन के नीचे होगा, पिछली वीडियो में ही सीखा था। अच्छा, दूसरी लाइन 0,90 और 270,0, 0,90 का ये रहा, और 270,0 का है, यहाँ पर शायद 270 होगा। ये दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, फीजेबल रीजन इस लाइन के भी नीचे होगा क्योंकि लेस देन का साइन है, इस लाइन के भी नीचे होगा क्योंकि लेस देन का साइन है, और इन दोनों के कहाँ होगा, ऊपर होगा। फीजेबल रीजन वो रीजन होता है जो सारी कंडीशंस को एक साथ मीट करे, जो सारी बातें एक साथ माने, यानी कि ये वाला रीजन, ये रीजन कहलाएगा मेरा फीजेबल रीजन। ठीक है, अच्छा, अब अगले पार्ट में इस वीडियो सीरीज़ के हम मज़ीद इस सवाल को सॉल्व करते हैं।